जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 27 है। आइए शुरू करते हैं 17 जनवरी का मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रश्न कहा गया है, यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा? दोस्तों, यदि किसी गैस का द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दें तो उसका जो दाब है वो दोगुना हो जाएगा। किसके नियम से? तो बोयल के नियम से। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बोयल का नियम कहता है कि तापमान पर आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, किसका नियम लगता है यहाँ पे? बोयल का नियम लगता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक विशेषताएं उनके आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों, मैंडलीव ने बताया था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन बी, परमाणु भार। लेकिन वर्तमान में जो हमारी आवर्त सारणी है उसके अनुसार परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या पे होता है। लेकिन मैंडलीव के अनुसार परमाणु भार जो था वो आवर्ती फलन है। क्लियर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो वो मोजले ने बनाई थी। लेकिन सबसे पहली आवर्त सारणी किसने बनाई? मैंडलीव ने बनाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। केमिस्ट्री में जो आवर्त सारणी आप पढ़ते हैं वो मैंडलीव की देन है। नेक्स्ट है, किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, हर साल प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है आपका 3 मई को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 3 मई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 3 मई। अच्छा, अगर आपसे पूछे तंबाकू निषेध दिवस कब होता है, तो 31 मई को होता है तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस होता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना में सबसे कम जो मतलब जनसंख्या वृद्धि देखी गई, माइनस में पहुंच गई थी, तो वो है आपका नागालैंड। ऑप्शन बी, नागालैंड जो है इसकी दशकीय वृद्धि दर जो थी वो माइनस के 0.6% थी। तो ये भी आपको याद रखना है, 0.6% नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि नागालैंड में कोई टाइगर रिजर्व है? हाँ, इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इंटांकी नेशनल पार्क ये नागालैंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ये भी आपको याद रखना है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है वो नागालैंड है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों की समुद्री सीमा है? तो दोस्तों, भारत में ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की है। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत की जलीय सीमा कितनी है टोटल, तो द्वीप को भी मिलाकर, जो भारत के द्वीप है इनको मिला के भारत की जलीय सीमा है 75 किलोमीटर। ठीक है, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में 9 राज्यों की समुद्री सीमा है। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में होती थी? दोस्तों, अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो होती वो शिवाजी के काल में थी। ऑप्शन ए, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है इसको अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें सबसे अपेक्स बॉडी जो होती थी वो पेशवा होता था और पेशवा विदेश मंत्री होता था। तो ये भी आपको याद रखना है। अष्ट परिषद या अष्ट प्रधानमंत्री परिषद ये शिवाजी के काल में होती थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आमुक्त माल्यद। तो ये कृष्णदेव राय की किताब है। तो ये भी आपको याद रखना है। आमुक्त माल्यद किसकी किताब है? कृष्णदेव राय की किताब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, 2011 में जो न्यूनतम साक्षरता दर थी वो बिहार की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सबसे कम पढ़ी लिखी आबादी बिहार में है। बिहार की कितनी थी? तो 61.82। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार, इसकी राजधानी पटना है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें सही जवाब होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये पूर्वी तट पे आता है।
पूर्वी तट। विशाखापत्तनम जो है पूर्वी तट पर स्थित है और इसे इस बंदरगाह को पूर्वी तट का गहना कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं हमारी जो नौसेना की पूर्वी कमांड है, नौसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय भी विशाखापत्तनम में है। साथ साथ दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। तो प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। और एक चीज़ याद रखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश का समुद्री तट सबसे लंबा है? दोस्तों सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कनाडा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कनाडा। कनाडा का समुद्री तट सबसे लंबा है। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी तट पर क्यों होती है? तो आपको याद रखना है क्योंकि पश्चिमी घाट जो है वो पवन विमुखी ढाल की तरफ स्थित है, ठीक है। पवन विमुखी ढाल पर स्थित होने के कारण वृष्टि छाया वाला क्षेत्र पड़ जाता है और जितनी भी पवनें होंगी वो उन पहाड़ियों से टकरा के वर्षा करती हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है, इसलिए जो है वो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं कर पाता, लेकिन पश्चिमी तट पे ऊंची पहाड़ी होने के कारण मानसून इनसे जल्दी टकरा के वर्षा करने लगता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्षा पहाड़ों से टकरा के होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसी वर्षा जो पहाड़ों से टकरा कर होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। पर्वतों से टकराकर होने वाली वर्षा को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों नादिर शाह जो भारत आया वो आया था 1739 में और इसने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739। उस समय किसका शासन था? मोहम्मद शाह रंगीला का। तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह का अटैक होता है भारत पे और नादिर शाह जो है अपने साथ मयूर सिंहासन लेके और कोहिनूर हीरा लेके ये फारस चला जाता है। तो किसके टाइम में आया था? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में आया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया था, ये आप याद रखना। 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष से क्या मतलब होता है? तो धर्मनिरपेक्ष से मतलब है कि जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, ठीक है। सभी धर्मों को साथ समान व्यवहार होता है, उन्हें समान संरक्षण है, तो यही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। तो ये आप याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार, ऑप्शन सी सर्पिलाकार। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों बोना ग्रह जो कहा गया है किसको कहा गया? प्लूटो को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बोना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। अच्छा 2006 में ना क्या हुआ था कि प्राग सम्मेलन हुआ, तो 2006 के प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है 2006। नेक्स्ट है, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों गंगा और सिंधु के मैदान में जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो मिलती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी। जलोढ़ भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है और जलोढ़ जो है वो 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ होगी तो बांगर होगी और नई जलोढ़ होगी तो खादर होगी। तो गंगा सिंधु के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है लैटेराइट, सबसे ज़्यादा लीचिंग पावर या पानी रिसने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो लैटेराइट मिट्टी में होती है, ठीक है। रेगुर ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है, रेगुर काली मिट्टी का दूसरा नाम है। एक चीज मैं बता दूं, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो लैटेराइट चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो गंगा सिंधु मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत का गठन किए जाने का प्रस्ताव किसने दिया?
दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जो न्याय पंचायत गठित होती है, इसका आदेश दिया था अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, भारत में जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे आई थी। लेकिन हमसे पूछा गया था न्याय पंचायत का गठन, तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को होता है। भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है आग्नेय चट्टान? तो आपको याद रखना है चीका। चीका जो है ना, ये आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, तो दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? इसके ऑप्शन है अरावली, एंडीज, हिंदुकुश या कैटोपैक्सी। ऑप्शन ए अरावली। अरावली विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? गुरु शिखर। राजस्थान के माउंट आबू में आता है, तो गुरु शिखर ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और अरावली दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों रोहतांग दर्रे की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग भी बनाई गई है, तो ये आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण 2 रोग होते हैं, एक तो है मरासमस और दूसरा क्वाशियोरकोर। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन बी क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन। अच्छा आपसे पूछे कि दालें किसका स्रोत है, तो दालें प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होती हैं। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की जो मांग उठाई गई वो 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार उठाई गई थी, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। अच्छा मुस्लिम लीग कब बनी वैसे? तो 1906 में बनी थी, ढाका में। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनी, तो ये भी आपको याद रखना है। और पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान का नाम गढ़ा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी सरदार पटेल, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया ये सब शामिल थे। और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अच्छा क्या आपको पता है कि अंबेडकर की आत्मकथा क्या है? वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा अंबेडकर की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा आपका स्वामी शिवानंद। ऑप्शन ए स्वामी शिवानंद। ठीक है, लाइफ डिवाइन जो है, सॉरी डिवाइन लाइफ है, सॉरी डिवाइन पहले लाइफ बाद में, तो डिवाइन लाइफ लिखी है किसने? स्वामी शिवानंद ने। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि लाइफ डिवाइन किसकी है, लाइफ डिवाइन, तो आप याद रखिएगा लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। क्लियर, याद रखना। अच्छा यहाँ पे लिखे गए राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे कि राजेंद्र प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड ये बड़ी फेमस है, बहुत आती है एग्जाम में। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। आपसे पूछा गया डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था है और इसका मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। क्लियर, याद रखना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसका सही जवाब है, जेबी कृपलानी। ठीक है। अच्छा कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? तो 1885 में बनी थी। 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत की आज़ादी के समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो कांग्रेस बनी थी उस समय सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछा गया था स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, तो जेबी कृपलानी सही जवाब है। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों कलिंग पुरस्कार की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है और कलिंग पुरस्कार यूनेस्को प्लस
उड़ीसा की सरकार दोनों देते हैं। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। यूनेस्को और उड़ीसा की सरकार संयुक्त रूप से कलिंग पुरस्कार देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी आपको याद रखना है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सामान्यतः कठपुतली कला को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, भारत में अगर कठपुतली कला की बात करें तो राजस्थान की सबसे फेमस कठपुतली होती है, और कठपुतली कला 4 भागों में बटी हुई है, जैसे धागा कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, छड़ कठपुतली या छाया कठपुतली। तो कठपुतली के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा, और ये लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत दोनों में आता है। तो ऑप्शन सी, ए और बी, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और यूपी में ना अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए। कौन कौन से? एक दुधवा टाइगर रिजर्व, एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये आप याद रखिएगा, 4 टाइगर रिजर्व है यूपी में। नेक्स्ट है, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। दोस्तों, गुआम द्वीप जो है ना एक नेवल बेस है, और ये यहाँ पे अमेरिका की नेवी रहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। गुआम द्वीप जो है ये अमेरिका का द्वीप है। ठीक है, प्रशांत महासागर के दक्षिण क्षेत्र में आता है गुआम द्वीप। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। नेक्स्ट है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। तो दोस्तों, गरीबों की कथकली किसे कहा गया? ओट्टन थुलाल को कहा जाता है। ओट्टन थुलाल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना। अच्छा, वैसे कथकली किस राज्य का डांस है? तो केरल का डांस है कथकली। केरल का डांस कथकली है। नेक्स्ट है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में अगर प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा टेम्पल्टन पुरस्कार। ऑप्शन ए, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार ये धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है। दोस्तों, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको बोलते हैं? तो म्यांमार को बोलते हैं। ऑप्शन बी, म्यांमार को। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपाइडो। नेपाइडो, और यहाँ की मुद्रा क्या है? कियात। तो ये आप याद रखिएगा, कियात मुद्रा है, और राजधानी नेपाइडो है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, म्यांमार जो है ना, एक चीज़ और याद रखिएगा, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश तो कहते हैं, और इसकी जो जीवन रेखा है वो कौन सी नदी है? इरावदी। म्यांमार में बड़ी फेमस नदी बहती है, इरावदी नदी, इसको म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले गाँव के नाम से किस गांव को जाना जाता है। दोस्तों, भारत का पहला गांव कौन सा है? तो आप याद है, उत्तराखंड का माणा गांव है। उत्तराखंड का माणा गांव ये भारत का पहला गांव है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। तो दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन जो पहली महिला है वो है आपकी सुरेखा यादव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन जो है ये चेन्नई में बनती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में। तो सुरेखा यादव पहली महिला थी जिसने वंदे भारत ट्रेन को चलाया है। नेक्स्ट है, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, 2023 में जो खेलो इंडिया गेम हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए थे। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को होता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है 29 अगस्त को, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है। तो दोस्तों, लद्दाख के नए उपराज्यपाल हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों, फीफा विश्व कप जो जीता था वो अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हरा के। ऑप्शन सी, अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? लियोनेल मेसी। तो अर्जेंटीना ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2022। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर में जो प्रोसेसर की तेज स्पीड होती है वो पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रभाव का आकलन का सिद्धांत पहली बार राष्ट्रीय नीति
राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया? तो दोस्तों पर्यावरण आकलन का सिद्धांत जो भारत में आया था वो कब आया था? तो ये आया था मतलब किस देश में आया था? अमेरिका में। ठीक है, 1976 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार अमेरिका की देन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, तो कभी क्वेश्चन आए ना कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस में लाया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आया था 2005 में। ठीक है, 2005। और ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता था, लेकिन अब ये सब में लागू होता है। 2005 इसका सही जवाब है। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।